पर। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पैट का जो एग्ज़ाम था 15 और 16 अक्टूबर को सकुशल संपन्न हुआ है, और इसमें जो भी विविधाएं और बच्चों को जो दिक्कतें हुई हैं उसके मद्देनज़र एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वो भी थोड़ा मॉडरेट टू एडवांस के लेवल पे रहा है, ठीक है। सिंपल नहीं था, एवरेज भी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट भी था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पिछले वर्ष की कट ऑफ क्या थी, इस वर्ष क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे और मैं आपको पूरा संपूर्ण जानकारी इस बारे में बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हमारी हो सकती है इस बार की। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि यूपी पैट 2022 संभावित कट ऑफ, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना था उसकी तुलना हम इस वर्ष के कट ऑफ से करेंगे। कितने बच्चों ने पेपर दिया है, पिछले वर्ष कितने बच्चों ने पेपर दिया था, और पिछले वर्ष प्रथम बार परीक्षा थी, इस बार परीक्षा दूसरी बार हुई है लगातार 2 वर्षों में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किन किन बातों का हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कट ऑफ प्रभावित हो सकती है किन कारणों से, ठीक है। पहली 2 इंपॉर्टेंट बातें तो वो ये है कि सरकार ने जिस तरीके से सेंटरों को इतने दूर डाला, और कारण उसका बताया जाता है कि नकल माफिया को रोकना चाह रहे थे, ठीक है। तो सेंटर दूर या पास होने से नकल माफिया नहीं रुकते हैं, ठीक है। चोर चोरी करना कभी नहीं बंद करता है, वो चोरी होती है, ठीक है। पकड़ पाना या ना पकड़ पाना ये जिम्मेदारी बनती है टास्क फोर्स की, सरकार की और आयोग की, ठीक है। आयोग को इस बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि हम पेपर बना रहे हैं, पेपर करवा रहे हैं, क्या हमारे इस पेपर का महत्वपूर्ण पहलू बनते हैं, ठीक है। अब आप पेट के कट ऑफ पे अगर हम देखें जो पिछले वर्ष के कट ऑफ रहे हैं, और पेट का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। हर वर्ग मतलब हर क्लास का बच्चा पेपर दे सकता है, ठीक है। 10 लेवल का बच्चा अगर 18 वर्ष पूरे कर चुका है तो वो भी एग्जाम दे सकता है। मतलब अगर 18 वर्ष आपकी आयु है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, चाहे फिर आपने सिर्फ 10th कर रखी हो या फिर सिर्फ 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं, तब भी आप पेट का एग्जाम दे सकते हो। क्या जरूरत है बोर्ड को इस एग्जाम को इस तरीके से करवाने की? आप इसमें क्यों नहीं कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि आप हमें बताइए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहला लेवल होना चाहिए 10+2 के लिए जो 12th तक के स्टूडेंट हैं, फिर एक लेवल होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल के लिए, फिर एक लेवल होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जैसा कि हरियाणा टेट में 3 टेट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यूपी टेट में भी 2 टेट होते हैं, प्राइमरी का, जूनियर का। अब शायद तीसरा टेट भी होने लगेगा टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आयोग क्यों नहीं कोशिश कर रहा है कि हम एग्जाम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, जिससे बच्चे भी डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम को आप यही एग्जाम फिर 4 महीने में आप करवाइए, 4-4 महीने में डिवाइड करके, या फिर अपने एग्जाम को आप 1 महीने में ही करवाइए, लेकिन 1-1 हफ्ते का शेड्यूल अलग अलग रखिए कि पहले आप लेवल 1 का एग्जाम करवा लें अलग बच्चों के एडमिट कार्ड जारी करके, लेवल 2 का अलग एग्जाम करवा लें, लेवल 3 का एग्जाम अलग करवा लें। सारी डेटें आप अलग अलग निर्धारित कर दें, इससे भीड़ भी नहीं होगी, बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगी, आपको सेंटर बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। एक आइडिया है बहुत अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस बात से आप सहमत हैं जो मैंने यहाँ पे चीज को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब आते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, ठीक है। तो कुल जो फॉर्म भरे गए थे बेटा वो आपके 37.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, और उसमें से लगभग से ज्यादा 10+ लाख, ये मैं सारे आंकड़े जो भी लिखूंगा यहाँ पे एवरेज आंकड़े होंगे, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होंगे, वरना आप कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो में कई लोग कहने लगे कि मैं क्या आंकड़े बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आंकड़े याद करके नहीं आया हूँ, ठीक है। सिर्फ कट ऑफ के लिए मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाया, मतलब प्रिंट आउट देख रहा हूँ कि कट ऑफ जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एग्जैक्ट कट ऑफ होगी, मतलब वास्तविक कट ऑफ वही होगी, ठीक है। तो 37.5 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, 10 लाख एब्सेंट हुए थे, तो हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 27 लाख इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। इसमें सारी और सारी कैटेगरी होंगी, अनरिजर्व होगा, ओबीसी होगा और एससी एसटी होगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा मेरे हिसाब से पिछले वर्ष 20 से 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इस वर्ष 5 लाख बच्चे और बढ़ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पिछले वर्ष जो एग्जाम का लेवल था 2021 में, जो एग्जाम का लेवल था वो क्या था।
तो एवरेज लेवल माना जा रहा था कि पिछली बार आयोग ने पहली बार पेपर हो रहा था तो एग्जाम का लेवल जो था उसको एवरेज रखा था, ज्यादा टफ पेपर चारों पालियों में नहीं आए थे। पहले दिन शिफ्ट वाइज जो पेपर हुए, सेकेंड दिन शिफ्ट वाइज पेपर हुए, 2 दिन में पेपर हो पाए, ठीक है। तो लेवल जो था एवरेज था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2022 के पेपर में जो डे वन 15 अक्टूबर शिफ्ट 1, ठीक है, और शिफ्ट 2 शिफ्ट सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो हम शिफ्ट 1 का पेपर माने, शिफ्ट 1 का जो पेपर था ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का था बेटा। जो शिफ्ट सेकेंड का पेपर था ये थोड़ा आपका एवरेज लेवल का था, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हो सकता है जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे थे नॉर्मलाइजेशन में उनको कुछ नंबर बढ़ा के मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आप परेशान ना हो। अब आते हैं कि 16 अक्टूबर की अगर स्थिति देखें हम, 16 अक्टूबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को जो शिफ्ट 1 का पेपर था वो थोड़ा एवरेज था और शिफ्ट सेकेंड का जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट था। डिफिकल्ट किसी शिफ्ट में नहीं पेपर था। अगर आपने पढ़ाई ठीक से की है तो डिफिकल्ट आपको नहीं लगा होगा पेपर, मैं कहने नहीं। और मैं ये चीजें उन बच्चों को देख कर लिख रहा हूँ कि इसमें 27 लाख ने भी पेपर अगर दिए हैं, 10 लाख ने पेपर छोड़े हैं, तो 27 में से हो सकता है जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट होंगे, मैं उनके लिए ये पेपर का लेवल बता रहा हूँ, उन बच्चों के हिसाब से पेपर का लेवल बता रहा हूँ। मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर ये पेपर का एवरेज नहीं बता रहा हूँ जो कभी कोचिंग भी नहीं गया है, जिसने खुद से सेल्फ स्टडी भी नहीं की है। मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बताने लगूंगा तो फिर सबको कठिन ही लगेगा ना पेपर। तो मान लेते हैं कि 27 लाख में अगर सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे तो 10 लाख कैंडिडेट जो होंगे सीरियस रहे होंगे। वास्तविकता कंपटीशन इन्हीं कैंडिडेट में ही होता है। अब आप यहां से थोड़ा अंदाजा लगाएं कि आयोग को भी ये चीज पता होती है कि 37 लाख फॉर्म पड़ा है, कितने बच्चे अब्सेंट होने वाले हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं, ये सारी चीजें आयोग को भी पता होती है। तो होता क्या है ना कि हम लोग थोड़ा अनसीरियस रहते हैं और चीजों को ठीक से समझते नहीं है, तो आयोग भी हमारा फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे प्रत्येक कैंडिडेट 37 लाख बच्चों में एक एक बच्चा सीरियस होकर सामने खड़ा होगा तो आयोग क्या, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपका सेंटर क्या रातों रात चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आप वैकेंसी की बात कर रहे हो, सेंटर चेंज होने की बात कर रहे हो, यहाँ पे रात में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अगर ये चीज आप अपने दिमाग से थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख कैंडिडेट अगर सीरियस रहे होंगे तो उनके हिसाब से जो ये पेपर के एवरेज है मैंने वो बताया है, ठीक है। तो कंडीशन ये है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आप अगर देखें कि शिफ्ट 2 में एवरेज पेपर रहा है और 16 अक्टूबर की शिफ्ट फर्स्ट में एवरेज पेपर रहा था, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे और ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो दोनों दिन के हिसाब से चीजें यहाँ पे अलग अलग चेंज होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ये चीजें किसी को बच्चों को पता नहीं होती, मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं इन चीजों को समझें, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। क्योंकि आने वाले समय में सारे एग्जामों में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रूल लागू हो जाएगा, जिससे आपको समस्या खड़ी होने वाली है। देखो देखो बेटा, होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिख रहे हैं 15 अक्टूबर, ठीक है। फिर हमने लिखा एस का मतलब शिफ्ट है, एस फर्स्ट का मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं 16 अक्टूबर, यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट है, यहाँ पे शिफ्ट सेकेंड है, ठीक है। हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है, हमारे पास 27 लाख कैंडिडेट हैं। 27 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 4 शिफ्ट हैं, ठीक है। तो 4 के हिसाब से 24 और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 7 28, 6.7 लाख। अगर प्रत्येक शिफ्ट में जो बच्चे बैठ रहे होंगे उनका नंबर निकलेगा 6.7 लाख। हर शिफ्ट में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लेते हैं शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो थोड़ा एवरेज था और शिफ्ट सेकेंड का जो पेपर था वो मॉडरेट था। शिफ्ट फर्स्ट का 16 अक्टूबर को मॉडरेट था और शिफ्ट सेकेंड का एवरेज था,
ठीक है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें क्या होगा, जो एवरेज वाले कैंडिडेट होंगे और जो मॉडरेट वाले होंगे, तो मॉडरेट वाले कैंडिडेट में हम मान लेते हैं कि हमारे 100 नंबर में किसी बच्चे का हाईएस्ट नंबर जो आया वो 92 आया। एवरेज वाले कैंडिडेट में जो लोवेस्ट कट ऑफ गया, मतलब सबसे कम जिस बच्चे के नंबर आए वो आए आपके 48 नंबर 100 में अकॉर्डिंग टू 100। यही पे यहां अंदाजा लगा लेते हैं, सेम चीज यहाँ पे 48 कर देते हैं, यहाँ पे 92 कर देते हैं, ठीक है, ये 100 में है दोनों चीजें, ठीक है। अब होगा क्या कि आयोग को पता है कि वो कट ऑफ शिफ्ट वाइज डिसाइड करेगी कि सेकेंड शिफ्ट में सबसे कम किस बच्चे के नंबर है और किस जो शिफ्ट आपकी कठिन है उसमें सबसे ज्यादा नंबर किस बच्चे के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 92 हाईएस्ट है, 48 लोएस्ट है, तो इसका वो एवरेज निकाल के, इसका भी एवरेज निकाल के और दोनों शिफ्ट का एवरेज निकाल के नंबर कम ज्यादा किए जाएंगे, ठीक है। तो जो मॉडरेट स्टूडेंट हैं इनके नंबर यहाँ पे थोड़ा कम होंगे, एवरेज स्टूडेंट के नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पर मॉडरेट स्टूडेंट है उनके नंबर कम होंगे, एवरेज स्टूडेंट के नंबर बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन बेटा ऐसे काम करता है। ये एक थ्योरेटिकली मैटर है, ये मतलब थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से, लेकिन इसका कैलकुलेशन चलता अलग तरीके से। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया है, ठीक है। किसी से कंपेयर मत करने लगना, किसी टीचर ने किसी तरीके से बताया, क्योंकि किसी को नहीं पता है रियलिटी में होता क्या है। एक मोटा मोटी जो मैंने अभी तक एवरेज अपना अनुभव लगाया है कि ऐसा होता है, क्योंकि कई सारे कैलकुलेशन भी होते हैं। शिफ्ट 1 का डाटा निकाल के एवरेज निकालना, एवरेज को कैलकुलेट करना, उनको पाई चार्ट, डन चार्ट ऐसा कुछ करके उनका कैलकुलेशन अलग लेवल से चलता है, तो वो सारा कुछ सिस्टम चलता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपकी शिफ्ट कमजोर रही है, थोड़ा एवरेज रही है, तो आपको नंबर बढ़ के मिलने वाले हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है। बस आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने पर भी डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन आपका क्वेश्चन कितने डिपेंड होते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ये भी मैटर करता है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कि कट ऑफ का लेवल क्या हमारा रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं परसेंटाइल में बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि परसेंटाइल का कोई मतलब है नहीं। तो हम 2021 का यहाँ लिख देते हैं। 2021 में जो हमारा कट ऑफ था वो क्या था, अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी का इसमें साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का बेटा पिछले साल कट ऑफ रहा था वो आपका गया था 62.96। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था बेटा वो गया था, सॉरी ओबीसी का गया था 62.96, सेम था। एससी कैटेगरी का गया था 61.8 और एसटी का गया था 44.71। ईडब्ल्यूएस एक सेक्शन और होता है जो अनरिजर्व के साथ चलता है, ईडब्ल्यूएस, इनका गया था कट ऑफ 62.96। ये सारे कट ऑफ सेम थे, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये 100 में से कट ऑफ था, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा था। अगर आप देखें एक तरीके से, अगर देखना चाहें तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि ये जो हमारा कट ऑफ है वो किस पर निर्धारित कर रहा है, जो हमारे पिछले साल बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 21 प्लस लाख। अब 21 लाख क्वेश्चन पेपर दिया था, इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया है, 27 लाख। तो इसमें दोनों चीजों में कट ऑफ में भी अंतर है, ठीक है। अब हम देखें कि इस बार कितना फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो 5 लाख प्लस स्टूडेंट यहां पर हो रहे हैं, पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है जाके, पिछले साल की अपेक्षा बता रहा हूं, अभी मतलब शिफ्ट वाइज नहीं बता रहा हूं, पिछले वर्ष की अपेक्षा तुलना करके बता रहा हूं कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। तो 5 लाख बच्चे बढ़े, पेपर भी डिफिकल्ट हुआ, तो ये दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर भी टफ हुआ, 5 लाख बच्चे भी बढ़े, तो दोनों बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पेपर अगर उसी लेवल का रहता, 5 लाख बच्चे बढ़ जाते तो हाँ फर्क पड़ता, अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हटा दो। अब आते हैं यहाँ पर कि एक वर्ष में जो पिछले बच्चे पैड की तैयारी, उनको कुछ पता नहीं था पहली साल में कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीजें हैं।
इस वर्ष सब बच्चों को पता है, नए बच्चों को भी पता है, पुराने बच्चे भी बैठे होंगे एक्सपीरियंस वाले। हाँ, इस चीज का फर्क पड़ेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अगर लेना चाहूंगा तो जो अनरिजर्व का कैटेगरी का कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग इस वर्ष जो रहने वाला है वो आपका कट ऑफ बेटा रहेगा जो अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी, ये मैं तीनों कट ऑफ अगर यहां पर लेके चलूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सिक्सटी 63 से 65 के बीच में रहने वाला है। देखो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर भी लिख के बता सकता हूं आपको कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। 62.96 समथिंग 63 के बराबर है। तो इस वर्ष जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 64 या 64.5 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे 63, हो सकता है किसी कंडीशन में 64 के नीचे आ जाए, लेकिन 63 के नीचे जाने वाला नहीं है, इतना भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो 64 या 64.5 इतना एवरेज जो कट ऑफ आपका रहने वाला है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप 63 और 65 के बीच में हैं, आप सेफ हैं। जो बच्चे 63 और 65 के बीच में हैं और ईडब्ल्यू कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, वो अपने आप को सेफ माने, उनका कट ऑफ बढ़िया है, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं कि हम एससी कैटेगरी के बारे में बात कर लें। तो एससी का 61.8 गया था, ठीक है, और 44.71 गया था जो हमारा था एसटी का, ठीक है। तो एसटी का कट ऑफ एवरेजन ऐसे ही रहने वाला है, मतलब 45 to 46, ये सेफ है इतने पे। एससी के कट ऑफ में थोड़ा बहुत हैवी चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये कट ऑफ आपका 60 प्लस भी चला जाए, एवरेज में अगर कम होगा तो 60 प्लस भी जा सकता है। अगर अधिकतम बढ़ेगा तो अधिकतम 63 प्लस जा सकता है। तो मतलब 60 और 63 के बीच में अगर आप हैं, 60 और 63 के बीच में है आप एससी कैटेगरी से, तो आपका कट ऑफ बढ़िया, आप सेफ है। इतने नंबर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, ये सारे नंबर हैं आपके तब जब आप विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, विदाउट चीजें ठीक है। नॉर्मलाइज होने के बाद नंबर कम ज्यादा होंगे तो कट ऑफ भी कम ज्यादा होगी। इसी वजह से मैंने लिखा है 63 से 65, 60 से 63, इसी वजह से लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें अभी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पता है नहीं कि कितना नॉर्मलाइज होके आने वाला है, ठीक है। तो ये इतना आपका कट ऑफ है जो संभावित रहने वाला है, बच्चों के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, वो मैंने चीजें आपको बता दी हैं। तो आगे मैं ये बताने वाला हूं इसको देखें जरा कि कट ऑफ तो चलो क्लियर हो रहा। अगर जिन बच्चों का इतना इतना कट ऑफ जाने वाला है, जितना मैंने बोला है, ठीक है, तो आपका पेपर क्वालिफाई है, ठीक है। आप किन पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं आगे चल के। पहले चीज लेखपाल रेडी रहे 2023 के लिए। वीडियो 2023, अदर यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसीज हैं, कई सारी वैकेंसीज है। जो बच्चे बीएड कर चुके, बीईओ हो सकता है वहां पे पैट का पेपर अलाउ कर दिया जाए, इन सब सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो वीडियो लेखपाल दो आपकी मेजर वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं 2023 में। तो इन वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए भी आपको समय चाहिए, ये भी तो है ना। अभी आपका अक्टूबर चल रहा, तो अक्टूबर 17 तारीख आज हो गई है, 18 तारीख कल हो जाएगी, 12 दिन इधर बचते हैं, दिवाली आ जाएगी, उसमें छुट्टियों में हमारा समय चला जाता है। नवंबर दिसंबर 2 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। अगर मैं एक्सपेक्टेड हूं कि गवर्नमेंट अगर जिस तरीके से काम कर रही है, आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, तो दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन आना चाहिए लेखपाल का, और पेपर आपका मार्च अप्रैल में होना चाहिए। और लेखपाल की तैयारी के लिए कितना समय हमें चाहिए? कम से कम बेटा हमें चाहिए 4 से 6 महीने। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं तो
तैयारी करने के लिए आप सालों करते रहे, कोई मतलब नहीं बनता है इस बात का। 4 महीने 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, सालों कुछ भी करते रहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। एवरेज तैयारी के लिए जो समय चाहिए, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कोई कोर्स ले लीजिए। अगर आप सीरियस हैं, आपने स्कोर अच्छा किया है पैट के एग्जाम में और आप चाहते हैं कि अगले 1 वर्ष में आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो आप तैयारी में जुटे रहें। अगले 6 महीने में अपने आप को इस स्थिति में ले आए कि अगले 1 वर्ष में आप कोई भी एग्जाम दें तो उसको क्वालिफाई करें। तैयारी का आज के समय में मतलब यही होता है। तैयारी का आज के समय में ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हमने आज पढ़ना शुरू किया है, मैंने कहीं पे कोचिंग आज स्टार्ट की है तो मैं अगले 4 साल तक वहीं कोचिंग पढ़ता रहूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आज के समय में 4G 5G का जमाना स्टार्ट होने वाला है, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी फास्ट है, इक्विपमेंट कम हो रहे हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी कम हो रही है, तो आपको भी हर फील्ड में अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए समय दे, 1 वर्ष का समय दे। अगर कहीं हो रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, अच्छा दिख रहा है, आपको क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्राइवेट कोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, सीखें चीजों को। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। कोचिंग भी ऑफलाइन ऐसी जगह ज्वाइन करें जहां आपको टीचर्स वहां पे गाइड दे पाए कि सर मैं इस फील्ड में ऐसा करना चाह रहा हूँ, सर मैं इस फील्ड में ऐसा करना चाह रहा हूँ। इनकम सोर्स इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ठीक है, अब वो जमाना चला गया कि जो इनसिक्योरिटीज होती है ना कि फैमिली में कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है, इन सब का कोई मैटर नहीं करता है। आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, कहीं शादी विवाह में जाएंगे तो आपके लिए 2 लोग 4 लोग कुर्सी लेके खड़े रहेंगे, बैठिए भैया बैठ जाइए, जीजा जी बैठ जाइए और भाई साहब बैठ जाइए, ऐसे लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, वहां पे आप ये नहीं कोई आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या ज्वाइन करते हैं आप, कैसे, क्या, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्या मैटर करता है? एड राइट मनी मैटर्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें, अपने आप को तैयार करके रखें हर चीज के लिए। तो फिर ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताना चाह रहा, डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी जरूरी था जो बच्चे पेपर दे के आए हैं। ठीक है, सो अब जो भी नई क्लासेस हैं आपको उनका अपडेट आपको मेजर रूप से मैं कल देने वाला हूं। सारी क्लासेस का शेड्यूल जो होगा, नया शेड्यूल आने वाला है। अब हम करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने मैप इन 10 मिनट्स ये सीरीज स्टार्ट की है, वो आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, इकोनॉमी की जो मैं क्लासेस हैं, संध्या मैम आपके लिए वो प्रोवाइड करवाने वाली हैं, 1-2 दिन में वो क्लासेस आपके लिए आने लगेगी। ठीक है, तो वहां से आपका मेजर पार्ट कंट्रोल होने लगेगा। सीटेट के जो बैचेस हैं उसके लिए भी सनोज सर आपसे बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं, मैथ की क्लासेस और सीडीपी की जो क्लासेस होंगी मैं देने वाला हूं। हो सकता है जीएस की जो मेरी कुछ क्लासेस है वो कम हो जाए, और होगा क्या उसका कारण, हो सकता है कोई एक दूसरे टीचर आपको ज्वाइन करे जीएस में ऑनलाइन के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं सीडीपी के सेक्शन में थोड़ा और अच्छे से आपके लिए चीजें देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान ना हो, जो हेल्प मुझसे बन सकेगी मैं आपके लिए करूंगा। चैनल पे हो सकता है अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। रेगुलर के लिए ये भी है कि ऐसी ही सारी वीडियोस आएंगी, सारे जो कि बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के बच्चे हैं या फिर एसएससी के हैं, यूपी टेट के हैं, सुपर टेट के हैं, वीडियो के हैं, लेखपाल के हैं। अगर मैंने ज्योग्राफी की कोई वीडियो डाली है तो वो सभी बच्चों के लिए काम की है। अगर मैंने सीटेट का कोई टॉपिक डाला है तो भी वो सभी बच्चों के काम का है। अगर मैंने मैथ का कोई वीडियो डलवाया है या किसी भी चीज का वीडियो चैनल पे डलेगा वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सारी क्लासेस को अब ऐसे ही डिजाइन किया जाएगा। हम अलग अलग कोर्सेज अब नहीं चला पाएंगे क्योंकि इतना टीम का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर हो पा रहा था, और उसी की वजह से सारी क्लासेस को कम किया गया था, जो कि अब रेगुलर तौर पे आपकी वापस आने वाली है सारी क्लासेस। बोर्ड के बच्चे भी परेशान ना हो, बोर्ड की क्लासेस भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, सभी के साथ मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।